ध्यान दीजिए, 12 फरवरी 2023 को 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा होने जा रही है। करंट अफेयर के लिए हम लोग जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक का एक सीरीज़ देख रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने जनवरी और फरवरी करंट अफेयर 2022 देख लिया है प्रतियोगिता दर्पण जिस्ट से। आज हम लोग मार्च 2022 से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 68 प्रीलिम्स में उसको देखेंगे। स्पेशली इसको बीपीएससी के लिए ही चलाया जा रहा है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखें और अंत तक देखें और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको नोट करें अथवा इसका पीडीएफ पढ़ें जो भी संभव हो सके। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं मार्च 2022 के पीडी को। ध्यान दीजिए, यह है मार्च 2022 के प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट। सबसे पहले हम लोग इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मार्च 2022 से आपकी परीक्षा के लिए बन सकते हैं। ध्यान दें, 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन हुआ था 25 जनवरी 2022 को। 25 जनवरी 2023 को भी राष्ट्रपति महोदय का संबोधन हुआ है और हम लोग 74वां गणतंत्र भी मना चुके हैं। 73 के बाद हम लोग 74वां भी मना चुके हैं। लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ हम केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम 73वें गणतंत्र दिवस यानी 25 जनवरी 2022 को जो मनाया गया था उसी से संबंधित बातचीत करेंगे। ध्यान दें, 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। यह इन्होंने अपने संबोधन में कहा था और कहा था कि 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे पहले। उसके बाद इनके भाषण से यानी इनके संबोधन में जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण विषय निकल कर सामने नहीं आया था, इसलिए ये सब आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट अब नहीं है। नेक्स्ट है 68th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट 5 राज्य में यानी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है 8 जनवरी 2022 को हुई थी और यह घोषणा श्री सुशील चंद्र जो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार उस समय थे तत्कालीन, उन्होंने की थी। आज के परीक्षा के लिए यानी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम और यहाँ की विधानसभा सभी सीटों को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं और जितनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी आप 67th देखें उसको 68th समझने का प्रयास करें। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा भारत। यह जो है BPAL ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता, फिलीपींस के रक्षा विभाग और BPAL के बीच में यह समझौता हुआ है। 2805 करोड़ का लगभग 37.4 करोड़ डॉलर का यह सौदा है, तो ध्यान रखना है। DRDO और NPOM जो रूस की एक कंपनी है, NPOM और ये मतलब रक्षा कंपनी है और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की है। इस दोनों का यानी DRDO और NPOM का एक संयुक्त उपक्रम है जिसका नाम है BPAL यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ जो है समझौता फिलीपींस के रक्षा विभाग ने किया है, तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। TRP का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ध्यान रखेंगे। इसको पुनः प्रारंभ किया है, इसका जारीकर्ता जो है बार्क है। बार्क क्या है? ब्रॉडकास्टर्स ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है ये। कुछ कारण से, कुछ विवाद होने के कारण से जो है TRP को बंद कर दिया गया था पहले, तो हो सकता है कि फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए या फिर जारीकर्ता का नाम पूछ लिया जाए। INS विक्रांत इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का 3rd परीक्षण यहाँ पर आपको बताया गया है। हम आगे के प्रतियोगिता दर्पण जिसमें आपको बताएंगे जब इसको नौसेना में शामिल कर दिया गया INS विक्रांत को, तो यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ ध्यान रखिए कि स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी थी वह मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण हो रही थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पर विक्रांत जो है यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया है और इसकी विस्थापन क्षमता जो है भारत में सबसे अधिक लगभग 45,000 टन के बराबर इसकी जो है विस्थापन क्षमता है। अभी
INS खुखरी के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। ध्यान देंगे स्मारक के रूप में दीव प्रशासन को जो है यह सौंप दिया गया है और विशाखापत्तनम में जो है इसको सेवा मुक्त किया गया है। INS विशाखापत्तनम भी है एक, इसके बारे में प्रश्न BPSC के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में पूछा गया था कि INS विशाखापत्तनम को किसके द्वारा शामिल किया गया था नौसेना में, तो रक्षा मंत्री के द्वारा शामिल किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल का C2C यानी कि समुद्र से समुद्र में जो है परीक्षण हुआ है। C2C परीक्षण ब्रह्मोस का INS विशाखा, देखिए वही आ गया प्रश्न, इसी INS को जो है हाल ही में रक्षा मंत्री ने इसको शामिल किया था संभवतः सितंबर अक्टूबर के आसपास, और जनवरी 2022 में जो है ब्रह्मोस का इसी INS विशाखापत्तनम से जो है परीक्षण किया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नोट में, INS विशाखापत्तनम मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित है। अक्टूबर 2021 में ही नौसेना में यह शामिल किया गया है, रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था, तो यही पूछा गया था प्रश्न। उसके बाद भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की वार्ता हाल ही में भी हुई है, जब अरुणाचल प्रदेश में एक जो सैनिक पोस्ट है वहाँ पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था लगभग 300 की संख्या में। हाल ही में रक्षा मंत्री ने इस पर बयान भी दिया है, तो ये प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत चीन के बीच में जो झड़प हुई थी 2020 में मई जून के आसपास, तो वो प्रश्न पूछा गया था BPSC के 67th परीक्षा जो मई 2022 में हुई थी। मैं प्रश्नों से कोरिलेट इसलिए अपने आपको कर रहा हूँ और आपको अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि करंट अफेयर के कैसे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं इस बार के लिए। तो ये सब जानना जरूरी है, ना कि करंट अफेयर को केवल पढ़ लेना जरूरी है कि पूरा किताब खत्म हो गया। किताब खत्म करने से कुछ नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जो लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री वहाँ थे, उनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, एक ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। और दूसरा अजय कुमार कक्कर का नाम ध्यान रखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं, ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के यह सदस्य भी रहे हैं। इनको जो है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है, तो ये दोनों ही नाम और दोनों ही पुरस्कार के नाम ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है नुसांतारा, जो बोर्नियो द्वीप के पूर्वी भाग के पूर्वी कालीमंतन में अवस्थित है, वहाँ पर बनाया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। पूर्व राजधानी आपको पता होगा जकार्ता है इंडोनेशिया की। उसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी होता है। भारत का इसमें जो है 85वां स्थान है और 2020 में पहले 86वां स्थान था भ्रष्टाचार के मामले में, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कितने प्रगति पर चल रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा हुई थी, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। क्यों? क्योंकि 67वीं BPSC परीक्षा में पूछा गया था कि इजराइल या मैं प्रश्न कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये प्रश्न मैं कंफर्म हूँ कि भारत के जो अच्छे मित्र देश हैं वहाँ अगर कोई घटना ऐसी होती है तो उसके बारे में BPSC प्रश्न पूछती है, और संभवतः इजराइल या फिर इटली से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था एक व्यापार समझौता से कि इस देश ने किसके साथ यह व्यापार समझौता किया है। तो इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं परीक्षा से पहले कि आप इसको ध्यान रखेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा हुई है। इजराइल भी और UAE भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ कोई घटनाक्रम होगा तो भारत में BPSC की परीक्षा में या फिर कहीं और भी किसी अदर स्टेट सिविल सर्विस में पूछे जाएंगे। इसाक हरजोग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और नफ्ताली बेनेट जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बदल गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हो गए हैं पुनः, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नफ्ताली बेनेट की यात्रा हुई थी संयुक्त अरब अमीरात, और बाकी जो है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। 66th BPSC में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इजराइल से शांति समझौता स्थापित करने वाला पहला देश। 66th BPSC PT में देख लीजिए पूछा गया था। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये जो जिस्ट है वो केवल और केवल BPSC के लिए ही तैयार किए जाते हैं, इसलिए आप इसको पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छा मार्क्स लाएं। और नहीं ले पाते हैं इसका PDF तो आप जो क्वेश्चन बताया जाता है उसको नोट कर लें, दोनों ही काम में से जो आपके लिए सही हो वो करें। देखिए फ्रीडम कॉनवॉय एक टर्म आया है, यह ट्रक चालकों के द्वारा कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में कनाडा में किया गया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष कई बार पूछा गया है, 2016 है, पहले 2001 था, और यह श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है जारी किया जाता है प्रति महीने, तो इसका डाटा जो है वह ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल यही ध्यान रखना है।
आगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, ध्यान रखें इस आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को हमने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में कवर कर दिया है, तो इसलिए यहाँ से इसके किसी भी डाटा को याद रखने की आवश्यकता इस बार आपके लिए नहीं है। हम बताएंगे क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो आगे बताएंगे, तो इस डाटा को आप छोड़ सकते हैं। इसको हमने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में कवर कर लिया है, इसलिए आपको यहाँ से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछा जा सकता है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी होता है और इसका जो आधार वर्ष है वह 2012 है। एनएसओ के लिए आंकड़े जो है यह संग्रहित करता है। थोक मूल्य सूचकांक जो है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। DPIIT एक विभाग है उसके द्वारा, इसका आधार वर्ष जो है 2011-12 है और इसमें जो है 697 उत्पाद को अभी सूचकांक है तो सूचकांक में शामिल किया गया है। और ये भारांश है तो भारांश याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जारीकर्ता के नाम ध्यान रखेंगे और आधार वर्ष दोनों के ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद और एक सूचकांक है कृषि श्रमिक व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछा जा सकता है, तो यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। इसका आधार वर्ष बहुत पुराना है, 1986-87 ही है अभी। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी होता है। देख रहे हैं सब जारीकर्ता का नाम अलग अलग है आप, और इसका जो आधार वर्ष है यह 2016 है, तो ध्यान रखेंगे। भारत का विदेशी मुद्रा कोष या इसके संबंध में जो है नए डाटा से आपको अपडेट रहना है, तो ये पुराना डाटा हो चुका है, इसको याद रखने की आवश्यकता अब नहीं है। लेकिन याद रखना क्या है समझ लीजिए, भारत का विदेशी मुद्रा कोष जो होता है उसमें 4 चीज़ें शामिल होती है। पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, दूसरा स्वर्ण, तीसरा स्पेशल ड्राइंग राइट्स या SDR या फिर विशेष आहरण अधिकार जिसको कहते हैं, और चौथा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास जो सुरक्षित राशि होती है वो। तो भारत के विदेशी मुद्रा कोष का जो अंग है वो क्या क्या है या उसके जो भाग हैं वह है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और IMF के पास सुरक्षित राशि, WB के पास नहीं, यह ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो डाटा दिया गया है इसको हम बाद में आगे अपडेट करके बताते हैं। यह 612 पॉइंट समथिंग हो गया है। ध्यान दें विदेशी मुद्रा कोष दिसंबर 2021 में भारत विश्व में 5वें स्थान पर आ गया था, तो इसको आप गूगल करके अपडेट कीजिए कि अब जो है वर्तमान में किस स्थान पर, ये दिसंबर 2021 का ही है, दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 तक में जो है भारत के क्या रैंक रहे हैं इसको देखिए। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस और उसके बाद जो है भारत था, तो आपको ये ध्यान रखना है। RCEP आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आ सकता है इस बार। RCEP विश्व का सबसे बड़ा यह व्यापार समझौता है, 1 जनवरी 2022 से यह लागू हुआ है, ध्यान रखेंगे। RCEP का पूरा नाम है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। 15 नवंबर 2020 को यह 15 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। सभी 15 देशों के नाम बहुत आसान है याद रखने। 10 इसमें आसियान के देश हैं, तो प्लस केवल 5 देश के नाम ही आपको याद रखने हैं। ध्यान दीजिए नवंबर 2011 में आसियान के बाली शिखर सम्मेलन में जो है इसकी नींव पड़ी थी, किसकी? RCEP की। RCEP मतलब रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसकी या फिर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। ध्यान देंगे भारत जो है इस RCEP में 2019 से अलग हो गया था। अलग होने का कारण यहाँ बताया गया है कि प्रशुल्क में कटौती के कारण जो है लगभग 90% की कटौती हो जाती है, जिससे भारतीय व्यापार को घाटा हो जाता और चीन के माल से जो है भारत पड़ जाता। इसीलिए जो है क्योंकि इसमें चाइना भी शामिल है, इसलिए भारत जो है RCEP से तुरंत अलग हो गया। RCEP के दायरे में क्या क्या आता है समझ लीजिए। हमने बताया यहाँ पर कि यह विश्व का, ध्यान रखेंगे, विश्व का जो है सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 15 देश आते हैं, आसियान के 10 देश हैं, उसके बाद चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। सभी 15 देशों के नाम आप ध्यान रखेंगे। विश्व की 30% जनसंख्या लगभग 2.3 अरब लोग जो हैं इसके तहत आ जाएंगे। वैश्विक GDP का लगभग 30.5% हिस्सा जो है यहाँ केंद्रित हो जाएगा और वैश्विक व्यापार का लगभग 1/4 जो है यहीं पर होगा। तो ये बहुत बड़ा व्यापार समझौता है, ध्यान रखना है आपको। विश्व के कुछ प्रमुख स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र हैं जिसका नाम आप देखें यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कुछ रिपोर्ट है, उसका जारीकर्ता जो है कई बार BPSC ने पूछा है, उसको हमने यहाँ बता दिया है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी होता है, UNDESA के द्वारा। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, ध्यान देंगे इस रिपोर्ट को WB यानी विश्व बैंक जारी करता है। और तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये BPSC पूछ चुका है, IMF
के द्वारा ये जारी होता है। इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे देख लीजिए, बैड बैंक की एक कॉन्सेप्ट आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा। बैड बैंक ये क्या है? देखिए, बैंक पर से एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे कोई कर्ज ले लेता है और बैंक को वापस जल्दी चुकाता नहीं है या फिर टाइम फेल कर जाता है उसका, उसके बाद जो है बैंक उसको नोटिस जारी करती है, तो वैसे रुपये को एनपीए कहा जाता है। का बोझ जो है घटाने के लिए, यानी डूबे हुए रुपये को निकालने के लिए इस तरह के बैंक की शुरुआत जो है की गई है। उसका नाम है NARCL और IDRCL। ये दोनों एक ऐसी कंपनी है जो बैंक का कर्ज खरीद लेगी। मतलब जैसे ऐसे समझिए कि जैसे आप हैं और आप जो है बैंक में रुपया जमा करते हैं और कोई व्यक्ति जो है बैंक से ऋण लेने पहुंचता है, तो आपका रुपया उस व्यक्ति को दे दिया जाता है और वह व्यक्ति जो है बैंक में वापस नहीं करता है। ऐसे में क्या होती है कि मार्केट की स्थिति खराब हो जाती है और जिसका पैसा है उसको बैंक लौटा नहीं पाती है समय पर, या फिर वह जब लेने आता है तो उसको देने में अक्षम हो जाती है। ये लाखों करोड़ों का काम ऐसे होता है। इसलिए जो है इस बैंक की शुरुआत की गई है कि ऐसे कर्ज को वसूल लिया जाए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको फिर दिया जाए या फिर उस पर खर्च किया जाए। तो उसके लिए जो है NARCL और IDRCL दो ऐसी कंपनी का जो है बैंक में जो है उसका गठन किया गया है, जो डूबते हुए कर्ज को यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेगी और फिर अपने हिसाब से उसकी रिकवरी करेगी। तो उसके बारे में ही ये सारा डिटेल किया गया। NARCL का और IDRCL का पूरा नाम क्या है इसको एक बार देख लीजिएगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL का नाम है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एयर इंडिया लिमिटेड भी आपके लिए इस बार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे प्रश्न 67 में ही पूछा जाना था लेकिन आया नहीं। ध्यान दीजिएगा, एयर इंडिया लिमिटेड का जो अधिग्रहण हुआ है 2022 में, ध्यान रखिएगा, टाटा समूह की एक कंपनी है जिसका नाम है टेसल प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा कितने रुपये में? 18,000 करोड़ में सरकार से यह खरीदा गया है 27 जनवरी 2022 को। ध्यान रखिएगा, टाटा समूह के चेयरमैन जो है N चंद्रशेखरन हैं और पद्म भूषण जो है इनको दिया गया है 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा। तत्कालीन चेयरमैन जो है भारत सरकार के IAS अधिकारी थे, विक्रम देवदत्त, या IAS थे। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। अब खरीदने के बाद जो है वो हो गए। गोल्ड जो है इंडिया में काफ़ी जो है इसका डिमांड बढ़ा है, तो लेकिन ये सबसे प्रश्न नहीं बनते आपकी परीक्षा में, तो अनावश्यक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, IYBSSD यह है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ष 2022 को इस रूप में मनाने का प्रस्ताव 2 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड नेशन महासभा में 76वें सत्र में जो है पारित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप। CBDC है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल करेंसी चालू की जाएगी, RBI द्वारा जो है जारी होगी। यह वैध मुद्रा होगी और इसे नकदी में भी बदला जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। सोमा शंकर प्रसाद जो है यूको बैंक के CMD। अलका मित्तल ONGC की। हमने कहा था कि आपको नियुक्ति से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वह आपको मई 2022 के बाद से ही ध्यान रखने हैं। इसी के बाद से BPSC में ट्रेंड रहा है पूछने का, तो अभी हम छोड़ रहे हैं। उर्जित पटेल एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, पुराना भी। उर्जित पटेल का नाम ध्यान रखिएगा, S सोमनाथ का नाम ध्यान रखना है, आयशा मलिक का नाम रखना है और V अनंत नागेश्वरन का रखना है, क्योंकि यदि वर्तमान में यह बदले भी जाते हैं तब भी यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका संबंध जो है बड़े बड़े संस्था से है। देखिए, उर्जित पटेल जो है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारत के ही DJ पांड्यान थे, उनका स्थान इन्होंने लिया था। श्री S सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, यह 10वें चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। K सिवान का इन्होंने स्थान लिया है। 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। ये इससे पहले रॉकेट वैज्ञानिक रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी यह जब तक इसरो के चेयरमैन रहेंगे तब तक रहेंगे, और PSLV और GSLV 3 के विकास कार्य से यह जुड़े हुए थे। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल और इनका नाम और इनका क्रम जो है और किसका स्थान इन्होंने लिया है ये ध्यान रखेंगे। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। आयशा मलिक यह पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं 3 जनवरी 2022 में, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और V अनंत नागेश्वरन ध्यान रखेंगे, मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के ये नियुक्त किए गए हैं। KV सुब्रमण्यम का इन्होंने जो है स्थान लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से BPSC ने प्रश्न पूछे थे। BPSC के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में ये प्रश्न आया था
तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कुल 29 बच्चों को दिए गए थे, जिसमें बिहार से जो है 2 बच्चे शामिल थे। एक पल साक्षी जो समाज सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया, और एक धीरज कुमार जिनको वीरता के क्षेत्र में दिया गया। तो ये पूछा गया था कि धीरज कुमार और पल साक्षी को जो बिहार से मिला है। शौर्य चक्र 2022 में जो है 12 शौर्य चक्र और जो है 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 68th के लिए देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई गृह मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखेंगे यह 2 श्रेणी, एक व्यक्तिगत और एक संस्थागत श्रेणी में दिए जाते हैं। संस्थागत श्रेणी में देखिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है, और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को यह दिया गया है, जो सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आईसीसी के पुरस्कार इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब फीफा के 2021 के पुरस्कार इम्पोर्टेंट नहीं है। ESPN के पुरस्कार अब इम्पोर्टेंट नहीं है। पद्म अलंकरण 2022, देखिए पद्म अलंकरण जो है 2023 का भी आ चुका है। फिलहाल पद्म अलंकरण 2022 के कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इस बार हालांकि 2 लोगों को पद्म अलंकरण में शामिल किया गया, लेकिन ये बहुत लेटली शामिल किया गया है, और परीक्षा में हो सकता है कि पहले प्रश्न बना हो तो नहीं आएगा। तो पद्म अलंकरण 2022 से ही प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे, बिहार के केवल 2 लोगों को जो है पद्मश्री मिला था उस बार। एक थे आचार्य चंदना जी और एक थे श्री सैलाब गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया था। ये सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं और ये साहित्य एवं शिक्षा से, तो ये ध्यान रखना है। और जो है पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को मिला था, जिसमें सुश्री प्रभा अत्रे, श्री राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह, ये सब शामिल थे इसमें। तो 68th के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है यदि 2023 से पूछेगा तभी 2 लोगों को मिला है बिहार से, और 2022 से जो है उस समय भी 2 लोगों को इस बार मिला था। सॉरी, इस बार जो है 3 लोगों को संभवतः मिला है पद्मश्री पुरस्कार। तो ये ध्यान रखना है, इस बार 3 लोगों को, और पिछली बार जो है 2 लोगों को मिला था पद्मश्री, तो ये ध्यान रखेंगे। और 3 लोग कौन कौन शामिल है, एक तो आनंद कुमार है, 2 और लोगों का नाम आप देख लीजिएगा, एक बार गूगल से सर्च कर लीजिएगा। फिर पद्म विभूषण के 4 नाम हमने बता दिए हैं। उसके बाद बिहार से पद्मश्री जो है उसमें हमने बता ही दिया है ऊपर। एक आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसमें ध्यान, अच्छा इसको छोड़ दीजिए क्योंकि खेल से जुड़े हुए ये सारे पुरस्कार थे, लेकिन इसको एक बार अभी छोड़ देते हैं, आगे हम देख लेंगे कि अगर ज़रूरी पड़ेगा तो हम बताएंगे आपको। ये सब हो ही गया है, और कुछ निधन है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दिवस में वही 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस, बोस की, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो है 2021 में शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो है पांडिचेरी में किया गया था। थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा, तो ये ध्यान रखना है। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा जो है पांडिचेरी प्रशासन के सहयोग से इसको शुरू किया गया था, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह कोहिमा यानी कि नागालैंड में हुआ था, यह भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है इधर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, विराट कोहली से संबंधित कुछ ये है, तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा IPL के प्रायोजक से संबंधित ये, क्योंकि वीवो के स्थान पर जो है टाटा ग्रुप जो है BCCI का जो है प्रायोजक बन गया है, तो ये ध्यान रखना है। ICC के 2021 के 5 टीम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब 2022 के पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद जो है देख लेते हैं, और यहीं पर ये जो है द एंड हो जाता है, अब नीचे नहीं है। तो ग्रैंड स्लैम भी यहाँ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। 2022 के सभी 4 ग्रैंड स्लैम हम एक साथ बता देंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 आप ध्यान रखिएगा, आयोजन मेलबर्न में हुआ था। एकल विजेता राफेल नडाल और महिला में एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की ही है, ऑस्ट्रेलिया में ही इसका आयोजन भी हुआ था। तो ये जो है यहीं पर संभवतः, 1 मिनट देख लेते हैं, नीचे भी है क्या, हाँ नीचे भी है, थोड़ा सा है और नो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये सब सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन में ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 73वें ग्रैंड मास्टर यहाँ पर ये द एंड हो जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम बताकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आपको मई से ये सब जो है खेलकूद और नवीनतम वाला जो है मई 2022 से बताया जाएगा, क्योंकि ये वहीं से जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह इसको सुनिए और नोट कीजिए जो भी आवश्यक आपको लगे, और बहुत अच्छे से परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।